हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और रेगुलर हमारी क्लासेज को अटेंड कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले इन्फॉर्म भी किया था कि अब हम लोग रेगुलर साइंस के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। ऐसे फैक्ट जिनके बारे में आप लोगों के लिए सोचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हम लोग डेली में बहुत सारी चीज़ों से फेस तो होते हैं, पर हम उनके बारे में डिटेल्स नहीं जानते। तो ऐसे चौंका देने वाले फैक्ट्स को लेकर मैं सरोजनी आप लोगों के लिए आई हूँ आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ साइंस के ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी जगह पर हमने देखे हैं। तो चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 1। तो फैक्ट नंबर 1 चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन कहाँ से आती है। देखो, आपको याद ही होगा कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर पूरी 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, जो सभी जीव जंतुओं के लिए प्राणदायिनी गैस मानी जाती है। यानी हम लोग रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और इसके फलस्वरूप एनर्जी बनाते हैं, और यही एनर्जी हमारे डेली रूटीन के कामों में हमारी हेल्प करती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये ऑक्सीजन पृथ्वी पर हमेशा से 21% बनी हुई है, तो ये 21% ऑक्सीजन पृथ्वी पर कहाँ से आती है। अब तक हम लोग ये सोचते थे कि पृथ्वी की जितनी भी ऑक्सीजन है वो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, पर आपको याद होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो दिन में तो फोटोसिंथेसिस करते हैं ताकि अपना फूड सिंथेसिस कर सकें। जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और भोजन बनाने के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इस क्रम में हमें ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन रात की अगर अपन बात करें तो रात को जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो प्लांट्स भी हमारे जैसे रेस्पिरेशन करते हैं और ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यानी श्वसन की प्रक्रिया में वो सभी जितने भी प्लांट्स हैं वो बिल्कुल बाकी अदर एनिमल्स की तरह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि प्लांट्स भी तो रात में हमारे जैसे ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं, तो फिर इतनी सारी ऑक्सीजन प्रकृति में आती कहाँ से। तो देखो, प्रकृति में लगभग 50 to 80% जो ऑक्सीजन है वो हमें मिलती है महासागर में पाए जाने वाले पौधों पर आधारित जीव जंतुओं से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम लोगों को 50 से 80% ऑक्सीजन समुद्रीय पानी में रहने वाले प्लांट डिपेंडेंट एनिमल से मिलती है। यानी जो जंतु महासागर के पानी में रहते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी पाई जाती है। यहाँ तक कि समुद्र के पानी में पाए जाने वाले बहुत सारे शैवाल ऐसे होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है, और वो बिल्कुल पौधों के जैसे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और इस प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं, और ये जो ऑक्सीजन बनती है इसी ऑक्सीजन का उपयोग पृथ्वी के बाकी सभी जीवधारी श्वसन के रूप में करते हैं। तो हमें यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि प्रकृति में सारी की सारी ऑक्सीजन हमें प्लांट से नहीं मिलती, बल्कि हमें 50 से 80% ऑक्सीजन समुद्र में रहने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से मिलती है। ऐसे जीव जंतु जो कि फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी रखते हैं, और इनके अंदर ये जो है वो भी फोटोसिंथेसिस करके कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और बिल्कुल प्लांट्स की तरह ऑक्सीजन बनाते हैं, और वहीं से हम लोगों को प्रकृति में इतनी सारी मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है जिसका उपयोग हम रेस्पिरेशन में करते हैं। चलिए फैक्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि आपका जो पेट है वो एक रेजर ब्लेड को भी घोलने की कैपेसिटी रखता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपका जो पेट है यानी हमारा जो स्टमक होता है वो एक रेजर ब्लेड को तक भी अपने आप में घोलने की कैपेसिटी रखता है। तो देखो, आपको पता होगा कि हमारा जो पेट होता है यानी स्टमक होता है उसके अंदर HCl एसिड पाया जाता है। एक्चुअली पेट के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो उनमें से जठर रस नाम का एक एंजाइम भी पाया जाता है, और स्टमक में पाए जाने वाले इस जठर रस के अंदर HCl की मात्रा होती है, और HCl इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर एसिडों की बात करें तो एसिड का ये पता लगाने के लिए कि कौन सा एसिड
पर प्रबल है, कौन सा दुर्बल है, यानी कौन सा स्ट्रोंग है, कौन सा वीक है। सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने सन 1909 में एक पीएच स्केल की खोज की थी और उनका ये कहना था कि जिन पदार्थों की पीएच 7 से 0 की तरफ होती है वो पदार्थ अम्लों की श्रेणी में आता है, यानी एसिड्स की श्रेणी में आता है। जिस पदार्थ की पीएच जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा प्रबल एसिड होगा। तो यहाँ पर जो जठर रस होता है उसकी पीएच 1 से 3 के बीच होती है। इसी वजह से इसके अंदर पाया जाने वाला HCl अम्ल जिसकी अपने आप में पीएच 1 से भी कम होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसीलिए ये आपके खाने को रेगुलर डाइजेस्ट करता रहता है बिना किसी नुकसान के। हमारा रेगुलर जो खाना होता है वो पेट में जाता रहता है और क्योंकि पेट में रेगुलर HCl एसिड बनता रहता है इसीलिए वो खाने का डाइजेशन भी करता रहता है। इसी तरह अगर आपने कभी गलती से खाने के साथ अगर रेजर ब्लेड निगल ली है तो वो आपके पेट में जैसे ही जाएगी HCl एसिड के अंदर घुलते ही कुछ ही घंटों में वो घुलकर पूरी तरह से उसका कोरोजन हो जाएगा, संक्षारण हो जाएगा और वो आपके पेट में से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए आपको कभी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर गलती से आप अपने साथ खाने में या किसी भी कंडीशन में किसी भी तरह से रेजर ब्लेड आपने निगल लिया है तो उस रेजर ब्लेड को आपका जो स्टमक है उसमें पाया जाने वाला HCl एसिड बहुत ही कम टाइम में यानी कुछ ही घंटों में गलाकर उसे ख़त्म कर देगा और वो आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब अपन चलते हैं फैक्ट नंबर 3 की ओर। क्या आप जानते हैं कि जो बनाना यानी केले होते हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। जो बनाना होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। एक्चुअली जो बनाना होते हैं उनके अंदर कुछ विकिरणें भी निकलती है और साथ में ये कुछ हद तक रेडियो एक्टिव भी होते हैं। आपको पता ही होगा कि जो केले होते हैं उनके अंदर लगभग 400 से 450 मिलीग्राम तक पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है और पोटेशियम की मात्रा पाई जाने की वजह से केला रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, यानी ये रेडियो एक्टिव विकिरणों का रेडिएशन करता है। हालांकि केले में पाई जाने वाली जो रेडियो एक्टिव विकिरणें जो निकलती हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, यानी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो नुकसानदायक हो सके, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर अपन केले खाते हैं तो नुकसान होने की संभावना रहती है। यानी ये नहीं कि आप 1-2 केले की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति लगभग 7 दिन तक डेली लगभग 270 से 280 के बीच केले डेली खा रहा है केवल 7 दिन तक, तो उसे रेडियो एक्टिव बीमारियां होने की संभावनाएं रहती है। क्योंकि जो केले के अंदर पोटेशियम नाम का पदार्थ पाया जाता है ये इसमें रेडिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इससे कुछ मात्रा में रेडियो एक्टिव विकिरणें निकलती है और इस रेडिएशन की वजह से रेडियो एक्टिवता से रिलेटेड बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये बात तब हो रही है जब हम लोग डेली के लगभग 270 से 80 केले खाएं। अब आप ये सोच के देखो कि एक इंसान दिन भर में 2 से 3 केले भी मुश्किल से खा पाता है, क्योंकि केले के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरी होती है। और अगर बात अपन न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग करें तो केले के अंदर अच्छे कार्ब्स, अच्छा फाइबर, इसके अलावा अच्छे मिनरल्स भी होते हैं जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो ऐसा नहीं, हम आपको डराना नहीं चाहते कि आपको केला नहीं खाना, हमें केला हद से ज़्यादा नहीं खाना। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति 7 दिन तक लगातार डेली 270 से 280 केले खाता है तो उसे इस तरह के रेडिएशन से होने वाली बीमारियों का खतरा रहता है। बाकी नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं रहता, तो एकदम चिल रहें और आराम से बनाना खाते रहें, क्योंकि बनाना हमारे न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम चलते हैं फैक्ट नंबर 4। जैसा कि आपको हीलियम के बारे में तो आपको पता ही होगा, हीलियम एक निष्क्रिय गैस होती है। तो जो हीलियम होता है वो गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित नहीं होता, यानी हीलियम एक ऐसा तत्व है जिस पर ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ग्रेविटी का फर्क नहीं पड़ता हीलियम पर। अब सबसे पहले अपन ग्रेविटी डिस्कस कर ले। ग्रेविटी क्या होती है? तो आपको याद ही होगा कि इस प्रकृति में जितने भी पिंड हैं, जितने भी प्लेनेट हैं, उनकी सबकी अपनी ग्रेविटी होती है, यानी प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर किसी भी वस्तु को हम लोग इस तरह से ऊपर पकड़ के छोड़ें इस तरह से,
तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही आती है। तो वस्तु नीचे की तरफ क्यों आती है? ग्रेविटी की वजह से। यानी ग्रेविटी न केवल पृथ्वी की होती है बल्कि इस प्रकृति में जितने भी पिंड हैं, चाहे वो मून हो, अर्थ हो, यूरेनस हो, विनस हो, कुछ भी हो, मतलब कोई सा भी आप पिंड ले लें, कोई सा प्लेनेट ले लें, प्रत्येक प्लेनेट की अपनी एक ग्रेविटी होती है और उसी ग्रेविटी से वो दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है। इसी तरह पृथ्वी की अपनी एक ग्रेविटी होती है और उसी ग्रेविटी से वो पदार्थों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो जो हीलियम होता है वो ग्रेविटी से प्रभावित नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, जब हम जो हीलियम होता है इसे इसके बॉयलर पॉइंट से कम पर ठंडा कर देते हैं तो ये एक सुपर फ्लूइड बन जाता है। और सुपर फ्लूइड का मतलब यही होता है कि वो किसी भी तरह के आकर्षण, किसी भी तरह के घर्षण से बिल्कुल फ्री रहेगा, यानी वो एक सुपर फ्लूइड बन जाता है। और जब हीलियम एक सुपर फ्लूइड बन जाता है तो उस पर किसी भी प्रकार के घर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए वो किसी भी पदार्थ के अंदर भरा जाए उसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट नॉर्मल काम करेगा, यानी उस पर ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक आपके लिए आज के हमारे जो अमेजिंग फैक्ट्स थे वो काफ़ी अमेजिंग रहे होंगे और आपको इनसे साइंस से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को जानने में भी हेल्प मिली होगी। इसी तरह हम लोग रेगुलर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे साइंस से जुड़े हुए हर रोज़ किसी न किसी नए टॉपिक पर नए नए फैक्ट। तो आप लोग हमारे चैनल से बने रहें, जुड़े रहें और हमारी जो भी क्लासेज आ रही है आपके लिए, चाहे वो आपकी अमेजिंग फैक्ट की हो, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी की हो, चाहे जनरल साइंस की हो, चाहे करंट इश्यूज़ की हो, तो उन्हें अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जान पहचान वाले फ्रेंड सर्किल में, आपके पड़ोस के बच्चे, सबको शेयर करते रहें ताकि वो इन क्लासेस का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सके। तब तक के लिए मिलते हैं हम एक नई क्लास में नए अमेजिंग फैक्ट के साथ और एक नई चौंका देने वाली खबर के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखें अपना।